आज इलाहाबाद में कांग्रेस का 37वां राज्य अधिवेशन एक बहुत ही ज़्यादा उत्साह में ऐतिहासिक ऐसा ये सम्मेलन साथियों आज यहाँ संपन्न हो रहा है। आप सभी साथियों का मैं बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन साथियों ने विपरीत परिस्थिति में भी इस कारवां को बचाने के लिए दिन रात मेहनत की और आज ये ऐतिहासिक सम्मेलन साथियों, आप सभी साथियों की लगन, मेहनत और लगातार जो प्रयास आप लोगों ने किया, इसकी बदौलत यह अधिवेशन बहुत कामयाब हुआ। सभी साथियों को मैं बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करता हूँ। आज के इस अधिवेशन के उद्घाटक जस्टिस साहब और जिन्होंने मेरे से पहले पूर्व में बात रखी, ऐसे लखनऊ विश्वविद्यालय की पूर्व कुलपति प्रोफेसर रूपरेखा वर्मा मैडम, इंपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर राजेश कुमार जी और मंचासीन जो हमारे सारे साथी, उसमें बामशिप के सीईसी मेंबर चुनीलाल सरोज जी और उत्तर प्रदेश बामशिप के प्रदेश अध्यक्ष जिनके नेतृत्व में साथियों ये कारवां आज इस स्थिति में है कि हम एक ऐतिहासिक सम्मेलन कर रहे हैं। ऐसे बामशिप के प्रदेश अध्यक्ष इंजीनियर कोमल सिंह साहब और पूरी बामशिप की जो टीम है, आप सभी साथियों का मैं बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करता हूँ। आपके लगन और मेहनत को भी मैं समझता हूँ कि इस मिशन को बचाने के लिए, बढ़ाने के लिए आपने जो मेहनत की वो बहुत ज़्यादा काबिल तारीफ है। साथियों, आज ये जो अधिवेशन यहाँ पर हो रहा है, ये अधिवेशन अपने आप में एक ऐतिहासिक अधिवेशन है, क्योंकि जिस परिस्थिति में साथियों ये सारा अधिवेशन या देश भर में जिस तरीके से हमारे कार्यक्रम लगे हुए हैं, बहुत ज़्यादा तेजी से ये कारवां आगे बढ़ रहा है। 7 अगस्त को पहला राज्य अधिवेशन साथियों गुजरात के सुरेंद्रनगर में शुरू हुआ और 7 अगस्त से ये अधिवेशन का सिलसिला पूरे देश भर में हमने शुरू किया है और सितंबर महीने के अंत तक साथियों पूरे 21 राज्यों में कांग्रेस के राज्य अधिवेशन होंगे और लगातार पूरे देश भर में एक साथ पूरे देश की मशीनरी अलग अलग राज्यों में एक ही काम में सक्रिय होगी और वो सारा एक सब्जेक्ट, एक आंदोलन हमने निर्धारित किया, उसके ऊपर ही देश भर में चर्चा होती रहेगी। राष्ट्रीय अधिवेशन की तैयारी के अंतर्गत साथियों, उसकी पूर्व तैयारी के अंतर्गत राज्य अधिवेशन को भी हमने निर्धारित किया था और आज उसकी सफलता हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। साथियों, आज के अधिवेशन में जो चर्चा के लिए विषय हमने लिए हैं, वो विषय अपने आप में बहुत ज्यादा गंभीर है कि आजादी के तथाकथित 75 साल बाद भी ये मूल्यवासी समाज गुलाम क्यों है, या शासक वर्ग के द्वारा सामाजिक क्रांति को रोकने के लिए धार्मिक ध्रुवीकरण का, कम्युनल पोलराइजेशन का, धार्मिक उन्माद का सहारा लिया जा रहा है और इसी धार्मिक उन्माद और धार्मिक ध्रुवीकरण के माध्यम से इस देश के अंदर प्रतिक्रांति निर्माण करने की साजिश षड्यंत्र रची जा रही है। साथियों, ये अपने आप में बहुत ज्यादा गंभीर विषय है और वर्तमान परिस्थिति में इसके ऊपर देश भर में महाजागरण के रूप में का अभियान चलाने की जरूरत। आप लोगों ने देखा होगा कि सरकार के द्वारा लगातार कई दिनों से इस आजादी के तथाकथित अमृत महोत्सव को सफल बनाने के लिए लगातार प्रचार प्रसार किया जा रहा है। पूरे देश की मशीनरी इसी काम पर लगा दी गई है। कल, आज और परसों 3 दिन तक सरकार के द्वारा एक प्रोपेगेंडा किया गया कि हर घर झंडा लहराया जाएगा, तिरंगा लहराया जाएगा। करोड़ों की तादाद में इसका प्रोपेगेंडा करने के लिए लोगों को टारगेट दिया
तिरंगा लहराने से, झंडा लहराने से भारत एक नंबर हो जाएगा, विश्व गुरु हो जाएगा। साथियों, एक बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा, एक बहुत प्रचार का आधार बनाकर पूरे देश की मशीनरी मीडिया इसी एक काम पर कई दिनों से लगाया गया है और इस देश के गुलामों के अंदर ये भाव पैदा किया जा रहा है कि आप भूल मत जाना कि आप आजाद हो। नहीं, अगर गुलाम भूल गए कि वो आजाद नहीं है तो कहीं गुलाम अपनी आजादी की लड़ाई शुरू तो ना कर दे। तो गुलामों को बीच बीच में गुड्डी पिलानी पड़ती है कि भाई आप आजाद हो, आजाद। 110 करोड़ का बजट सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस प्रोपेगेंडा के लिए ऑफिशियली रखा है। 110 करोड़ का। अलग अलग राज्य सरकारों का 20 करोड़ 25 करोड़ जैसे राज्य सरकारों का बजट है, उस तरीके से मिनिमम 25 करोड़ से ज्यादा का बजट राज्य सरकारों के द्वारा रखा गया। भारत सरकार की जो कल्चरल मिनिस्ट्री है उसने आंकड़े घोषित किए हैं कि तथाकथित आजादी का प्रचार करने के लिए 7,000 कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। 7,000। साबरमती में मार्च महीने में सरकार के द्वारा आजादी के 75वें साल के रूप में 75 हफ्तों का कार्यक्रम घोषित कर दिया गया और ये कहा गया कि 75 हफ्ते हम इसका कार्यक्रम पूरे देश भर में चलाएंगे और 13,000 कार्यक्रमों का अभियान उन्होंने भी शुरू कर दिया। हर घंटे में 2 कार्यक्रम होंगे, यानी हर 30 मिनट में एक कार्यक्रम देश में कहीं ना कहीं सरकार के द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लगाया जाएगा और ये बताया जाएगा आपको प्रचार करके, अखबारों के द्वारा, मीडिया के द्वारा, कार्यक्रमों के द्वारा कि आप आजाद हो। ये प्रचार इसलिए किया जा रहा है कि आपको इस बात को यकीन दिलाया जाए, भरोसा दिलाया जाए कि आप आजाद हो, जो कि आप नहीं हो, मगर फिर भी आपको ऐसा लगना चाहिए कि आप आजाद हो। सैकड़ों करोड़ का बजट साथियों प्रोपेगेंडा के लिए रखा गया। आपको याद होगा जब आजादी को 50 साल हुए थे, सेंट्रल गवर्नमेंट उस समय गुजराल जो थे, आई.के. गुजराल उसको लीड कर रहे थे। उस समय भी यही प्रोपेगेंडा 50 साल के समय में किया गया था और उस समय पार्लियामेंट का एक स्पेशल सेशन भी बुलाया गया था, क्योंकि वो हमने देखा है, तुमको याद है, पार्लियामेंट का एक स्पेशल सेशन उसके लिए बुलाया गया था। लता मंगेशकर के द्वारा गाना भी गवाया गया था, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, उसके द्वारा गाना भी उस समय कहा गया था और उस समय भी यही प्रोपेगेंडा किया जा रहा था। 110 करोड़ का बजट और अलग अलग राज्य सरकारों के द्वारा जो बजट किया गया, सैकड़ों करोड़ का बजट साथियों खर्च कर दिया जा रहा है, फूका जा रहा है केवल इस बात के लिए कि आपको यकीन हो कि आप आजाद हो। आज जितना पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट ये आजादी का प्रोपेगेंडा खर्च करने के लिए लगा रही है, उतना आजाद भारत जब हुआ था उतना उसका साल का बजट था। जिस सरकार के पास में आजादी का प्रोपेगेंडा करने के लिए सैकड़ों करोड़ का बजट है, 13,000 कार्यक्रमों की घोषणा की गई है, कल्चरल मिनिस्ट्री 60,000 कार्यक्रम करेगी, उसी सरकार के पास महामारी के दौरान ऑक्सीजन के सिलेंडर लगाने के लिए, ऑक्सीजन का प्लांट लगाने के लिए पैसा नहीं था। 550 से ज्यादा मौतें हुई। कोविड की जो सेकंड वेव आई थी, उस सेकंड वेव के दौरान 550 से ज्यादा की हत्याएं केवल ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से हुई। 200 करोड़ का बजट था, केवल रिक्वायरमेंट कितनी थी? 200 करोड़ की। जो पैसा सरकार के पास आपको हॉस्पिटल में जब आप भर्ती हो, महामारी
गुलाम ये भूल ना जाए कि वो आजाद तो नहीं है। और अगर गुलामों को यह एहसास हो गया तो गुलाम अपनी आजादी की लड़ाई लड़ सकता है। ये गुलाम नहीं जानता, मगर जिन्होंने उसको गुलाम बनाया वो इस बात को भली बात नहीं जानते, इसलिए बड़ा प्रोपेगेंडा खड़ा कर दिया और ये कहने के लिए आपको मजबूर कर दिया चलो घर में झंडा लगा। कईयों की जाने गई अपने घर पर झंडा लगवाते समय, कोई बिजली के तार से चिपका, कोई ऊपर से नीचे गिरकर हत्या हुई। जिस देश में आज भी शेड्यूल कास्ट का आदमी अगर सरपंच हो तो सरपंच होने के बाद में भी उसको झंडा फहराया नहीं दिया जाता। कल भी राजस्थान की खबर है, जालोर जिले में एक तीसरी कक्षा के क्लासरूम के अंदर जो उसको पढ़ाने वाला जो मास्टर था उसके पानी के घड़े को छू लिया, उसकी पीट कर हत्या कर दी। फिर भी कहा जा रहा है कि ये देश आजाद। ये प्रचार, ये प्रोपेगेंडा गुलामों के अंदर किया जा रहा है। हमारे आपकी बस्ती में आकर इस बात का प्रचार किया जा रहा है कि आप आजाद हो, आजाद हो, आजाद। अगस्त 2023 तक ये प्रोपेगेंडा सरकार चलाती रहेगी। अगस्त 2023 तक ये प्रोपेगेंडा चलता रहेगा और उसके बाद 6-7 महीनों के बाद में लोकसभा के चुनाव आएंगे। ये आजादी भी साथियों इस्तेमाल की जा रही है अपना प्रोपेगेंडा करने के लिए। क्या गुलामों को इस बात की कोई जानकारी है? आज का दिन समीक्षा का दिन होना चाहिए। आज पूरे भारत के लोगों को अपनी इस बात की समीक्षा करनी चाहिए कि आजादी के नाम पर जो आश्वासन उनको दिए गए थे, जो बातें उनको कही गई थी कि आजादी मिलने के बाद आपके साथ न्याय होगा, कांग्रेस के लोग, गांधी के लोग इस बात का प्रचार करते थे कि हम आपका भला क्यों नहीं कर सकते, हम बहुत कुछ इस देश के लोगों के लिए करना चाहते हैं मगर कर नहीं सकते। क्यों? क्योंकि देश पर अंग्रेजों का राज है। जब हम खुद ही अंग्रेजों के गुलाम हैं तो हम आपका कल्याण कैसे कर सकते हैं? अंग्रेज है इस वजह से हम लोग आपका कल्याण नहीं कर सकते। अंग्रेज चले गए, आज 75 साल हो गए। किसी भी पढ़े लिखे आदमी को पूछे कि 15 अगस्त 1947 को भारत को आजादी मिली, मतलब क्या मिला? हमारे पास कौन सा सबूत है आजादी का? किसी भी पढ़े लिखे आदमी को पूछिए, उसका जवाब एक ही होगा, अंग्रेज भारत छोड़कर चले गए थे, केवल इसी एक बात को हम आजादी मानते हैं। हमारे लिए आजादी का पैमाना केवल इतना ही है कि अंग्रेज भारत छोड़कर चले गए। इसके अलावा हमारे पास आजादी के नाम पर कोई ऐसी बात नहीं है जिस बात को हम ये कह सकें कि हम आजाद हैं। तो क्या केवल अंग्रेजों के जाने से आपकी आजादी शुरू होती है? उस समय जो बातें आपको कही गई थी, उस समय जो भरोसा आपको दिया गया था, 75 साल हो गए, कोई उसकी समीक्षा की जा रही है? जिनको आजादी के तथाकथित आजादी के बाद राज करने का मौका मिला, 75 साल से ब्राह्मण भारत पर राज कर रहा है। ब्राह्मण प्रतिदिन समीक्षा करता है मगर गुलाम कोई समीक्षा नहीं। समीक्षा को छोड़ो, उस बात के लिए सोचने के लिए भी राजी नहीं है कि क्या छीना गया है। बड़ा प्यारा नाम दिया अमृत महोत्सव। अभी मैं जब यहाँ कार्यक्रम के स्थल पर आ रहा था तो रास्ते में मुझे प्रयागराज का जो जेल है उसकी बाउंड्री वॉल से हम लोग होते हुए आए, तो वहाँ दीवारों पर अमृत मंथन की पेंटिंग बनाई गई थी। शायद सुशील कुमार जी वगैरह आप लोगों ने बहुत बार देखा हो। तो महाभारत में या पुराणों में बहुत सारी कथाएं आती है, तो उसमें अमृत मंथन की भी कथा है। जब समुद्र मंथन हुआ तो अमृत भी निकला और जहर भी निकला। अमृत राज भगवान जो थे, देव थे, उन्होंने ले लिया और उस समय भी जहर जो था उन्होंने
राक्षसों को दिया। अब 75 साल हो गए आजादी को, जिसको वो अमृत कहते हैं, वो है किसके पास? किसके पास है वो अमृत? इस देश के लोगों को उस बात की कोई समीक्षा करने के लिए वो तैयार कर रहे हैं। हमारे गुलामों को इस बात की कोई जानकारी नहीं, कोई खबर नहीं। हमें तो खबर भी नहीं कि हमारे साथ क्या हो। 15 अगस्त 1947 को अंग्रेज विदेशी शासक थे, वो चले गए। और दूसरा जो उससे भी पहले राज करने वाला जो विदेशी ब्राह्मण था, विदेशी ब्राह्मण था, शासक हो गया। और तब से धोखेबाजी शुरू हुई। तब से ये कोई आज वो बात नहीं कह रहे। हम लोगों को तो तरह तरह की साजिशों में लगा देते। हमें खबर भी नहीं थी कि ब्राह्मण हमारे साथ क्या कर, लेकिन बोले लोग भरोसा कर देते हैं। दुश्मनों के साजिशों पर भी हमारे लोग यकीन कर देते हैं, इतने बोले लोग। उन्होंने प्रचार किया और हमने मान लिया कि देश आजाद हो गया। ब्राह्मण प्रचार कर रहा है, प्रोपेगेंडा कर रहा है। उनके दिमाग में वही वो बात जो थी, आज भी वही है। वही बदलाव उनकी प्रवृत्ति में नहीं हुआ। जो ब्राह्मण आजादी के नाम पर कितना धोखा करते रहे। जब माउंटबेटन ने घोषणा कर दी कि 15 अगस्त 1947 को हम भारत छोड़कर चले जाएंगे, तो पूरे देश के ब्राह्मणों ने हंगामा खड़ा कर दिया, ज्योतिषों ने, पंडितों ने, और ये कह दिया कि ये जो 15 अगस्त के दिन जो हमें आजादी मिल रही है, ये 15 अगस्त का दिन अशुभ है। अगर इस दिन हमको आजादी मिलती है तो ये दिन अशुभ है। महामारी फैलेगी, अकाल आ जाएगा, देश का बहुत ज्यादा नुकसान होगा। बनारस में, यही इलाहाबाद में, अलग अलग राज्यों में ब्राह्मणों ने, पंडितों ने हंगामा खड़ा कर दिया। मामला इतना गर्म हो गया कि नेहरू और कांग्रेस के लोग माउंटबेटन को मिलने के लिए गए और माउंटबेटन को कहा कि पंडित ऐसा कह रहे। जब ये बातें अंग्रेज माउंटबेटन के सामने आई, वो हंसने लगा कि हमने दुनिया के बहुत सारे लोगों को गुलाम बनाया, मगर इतने अव्वल दर्जे के गधे गुलाम हमें भारत में ही मिले। वो हमको ये कह रहे कि 2 दिन ज्यादा गुलाम रखो, मगर मुहूर्त लेकर आजाद करो। अरे गुलाम को जिस समय आजादी मिले वो उसका मुहूर्त था। आजादी का मुहूर्त निकाला गया। उज्जैन का एक पंडित सूर्यनारायण व्यास, उसके द्वारा आजादी का मुहूर्त निकाला गया। नेहरू को कहा गया कि हम अंग्रेज हैं, तुम्हारे जैसा गधेपंती करने वाले लोग नहीं है, जाओ जरा समझाओ, दान दक्षिणा दे के मामला निपटाओ। फिर ब्राह्मणों ने कहा कि अगर दान मिलता है तो दुनिया में क्या जो नहीं हो सकता। फिर चौपड़ी निकाली गई और फिर चौपड़ी से रास्ता निकाला गया कि 11:30 बजे के बाद रात के 12 बजे तक 40 मिनट का शुभ मुहूर्त है। 12:29 से पहले तक हमारे पास शुभ मुहूर्त है। अगर उस दिन हम लोगों ने उस समय अगर आजादी हासिल कर ली, उस समय हम आजादी ले सकते, ये मुहूर्त है। तो 14 अगस्त के रात को 12 बजे का मुहूर्त निकाला गया और आजादी की प्रक्रिया कर दी गई। ब्राह्मण क्या कर रहे थे? अरे जिन लोगों ने मुहूर्त देखकर देश की आजादी हासिल की, 75 साल हो गए, क्या हुआ? गंगा के किनारे लाशों से भर गए। गंगा के किनारे लाशों से भर गए। कोई लंबी चौड़ी पुरानी बात करने की जरूरत नहीं है। केवल मात्र पिछले 2 साल के आंकड़े उठाकर देख लो। जब महामारी से
लिए पैसा था, गंगा के रेतों में किनारों पर आकर उन लाशों को दफनाया गया। लाशों को, अपने परिजनों को गंगा के बहते पानी में, बहती धारा में छोड़ने के लिए मजबूर करना पड़ा। ये हालात साथियों केवल 2 साल के। सरकार अभी भी तथ्य छुपाने के काम में लगी है। 40 लाख से ज्यादा की हत्याएं हुई। मैं उनको मौत नहीं कह रहा हूं, हत्याएं हुई, क्योंकि ये हत्याएं थी। सरकार ने जो गलत तरीका अपनाया था, महामारी के नाम पर, महामारी को निपटने के लिए जो तरीका अपनाया था, उसकी वजह से हत्याएं हुई। 40 लाख से ज्यादा की हत्याएं हुई। बंटवारे के समय में भी जितना कत्लेआम नहीं हुआ था, उससे कई गुना ज्यादा रक्तपात, कई गुना ज्यादा हत्याएं ये महामारी के दौरान हुई। कौन है उसके लिए जिम्मेदार? क्या उस बात की कोई चर्चा, उस बात की कोई समीक्षा की जा रही है? जो 75 साल में आजादी के अमृत महोत्सव के नाम पर सीना चौड़ा करके ये कह रहे थी 75 साल में भारत ने इतनी तरक्की कर ली, इसका जवाब कौन देगा? आओ इस बात की भी समीक्षा करो, क्योंकि आजादी से आपके और हमारे जीवन में क्या बदला, आपके और हमारे जीवन में जो भी बदला है वो इस देश में संविधान लागू हुआ, वो संविधान के बदौलत मिला हुआ है। आजादी और उसके बाद लागू हुआ संविधान, हमारी जो भी तरक्की हुई है, जो भी आज इस देश के मूल निवासी लोग समाज की जो प्रगति हुई है, वो संविधान के बदौलत हुई है। आप आजाद हो, आप क्या निकाल इस्तेमाल करने लायक आपको रखा नहीं किया, ये ब्राह्मणों ने किया। क्या फर्क पड़ा? अन्नाभाऊ साठे उन्होंने उसी समय कह दिया था ये आजादी से हमारे जीवन में कोई बदलाव आने वाला नहीं। उन्होंने अपनी एक कथा लिखी साथियों, मुर्गी चोर नाम की। उस कथा का जो नायक था, रामू नाम का एक नायक था, वो गांव में रहने वाला, मुर्गी छोड़कर अपना परिवार चलाने वाला आदमी था, ईमानदार आदमी। उस गांव का ब्राह्मण 15 अगस्त के दिन वो मुर्गी चोर जो रामू है उसको कहता है देश को आजादी मिल गई, अब तेरे और मेरे बराबरी हो गई, अब हम एक हो गए, हम आजाद हो गए, अब सारी बराबरी आ जाएगी, अन्याय खत्म हो जाएगा, अत्याचार खत्म हो जाएगा। आज से इस देश के अंदर आजादी का माहौल होगा, आपकी हमारी बराबरी हो गई, सारी समस्या खत्म होगी। रामू सुनता है, हंसता है, और जब वो चलते चलते होटल में चाय पीने के लिए आते हैं, आपको अभी भी याद होगा, हमारे पुराने लोगों को आज भी याद होगा कि पुराने समय में गांव में जो होटल होते थे, वहां पिछड़ी जातियों के लोगों के लिए, अछूत जातियों के लोगों के लिए अलग से कप रखे जाते थे चाय पीने के लिए। जब वो ब्राह्मण और रामू उस होटल में चाय पीने के लिए गए, वो जो चाय बेचने वाला था उसने ब्राह्मण को जो हमेशा जो कप देता है उसी में चाय दी, और रामू को जो टूटा फूटा कप उसके लिए दिया जाता था उसी में उसने चाय दी। रामू उस ब्राह्मण को सवाल पूछता है कि अब मुझे बताओ इसमें से कौन से कप को आजादी मिली? अरे मेरा छोड़ो, आपकी आजादी मामूली चाय का कप का भविष्य नहीं बदल सकी, मेरे जिंदगी में कौन सा बदलाव करेगी? ये बात अन्नाभाऊ साठे ने उस समय कही थी। मैं आज का उदाहरण आपको देता हूं। हमारे भूतपूर्व महामहिम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी, 5 साल का उनका कार्यकाल खत्म हुआ। जब उनका कार्यकाल खत्म हुआ, वो 5 साल के कार्यकाल के दौरान भी मीडिया लगातार प्रचार करता रहा, दलित राष्ट्रपति, दलित राष्ट्रपति, दलित राष्ट्रपति। मंदिरों में गए, वहां भी उनके साथ वही व्यवहार ब्राह्मणों ने किया। चलो मंदिरों में सनातन व्यवस्था है, उन्होंने वो व्यवहार धर्म के आधार पर किया, समझने वाली बात है। 5 साल का कार्यकाल खत्म होने के बाद महामहिम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी को दिल्ली में रहने के लिए जो मकान दिया, वो किसका मकान दिया? रामविलास पासवान जी 3 साल से जिस बंगले में रहते थे, वो उनका निर्माण
मुर्गी थी उसमें उनको भेजा गया। ब्राह्मण पाखंड करने में कम नहीं होते। राजेंद्र प्रसाद जब राष्ट्रपति बने तो कांग्रेस के लोग प्रचार करते थे, अरे कितना महान राष्ट्रपति है, कितना त्यागी आदमी है, और उनके त्याग और सादगी का प्रचार करते करते कांग्रेस के लोग थक जाते थे। एक पत्रकार को लगा कि क्या क्या करते राजेंद्र प्रसाद देखने के लिए गया, तो राजेंद्र प्रसाद के त्याग के नाम पर क्या कहा गया था, गवर्नर हाउस जिसको आज राष्ट्रपति भवन कहा जाता है, उसमें राजेंद्र प्रसाद जब रहने के लिए गए तो महाल की दीवारों पर, गवर्नर हाउस की दीवारों के अंदर उन्होंने चटाइयां लगाई और कांग्रेस के लोगों ने प्रचार किया कितना त्यागी आदमी है, गांधी के विचारों पर चलने वाला आदमी है, महल के अंदर झोपड़ी करके रह रहा। प्रचार क्या किया, महल के अंदर झोपड़ी बनाकर रह रहा। राजेंद्र प्रसाद ने क्या किया, राष्ट्रपति भवन के दीवारों पर चटाइयां लगा दी। झोपड़ी का महल नहीं किया, महल की झोपड़ी कर दी। आज भी ब्राह्मण वही कर रहे हैं, आज भी वही व्यवहार। हमारे लोग चाहे किसी भी संवैधानिक पद पर जाए, चाहे देश के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस भी क्यों ना बने, वही व्यवहार जाति के आधार पर, वर्ण के आधार पर उनके साथ हो रहा है। और इसी आशंका को लेकर हमारे महापुरुष ब्राह्मणों के द्वारा जो आजादी का आंदोलन चलाया गया था उसमें शामिल होने से इनकार कर रहे थे। बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि गुलाम भारत में जिनकी बातें तक हम सुनना नहीं चाहते, जिनकी बातों को सुनना हम पसंद नहीं करते, आजादी मिलने पर उनकी लातें खानी होगी। बाबा साहब ने बहुत कम सोचा था, लात शब्द का इस्तेमाल उन्होंने किया। आज जब इस देश की जनता अपने जायज अधिकारों की मांग लेकर आंदोलन करती है, सरकार के द्वारा गोलियां चलाकर उनकी हत्याएं की जाती है, इनकाउंटर किए जाते हैं, एनएसए लगाया जाता है, यूएपीए लगाया जाता है, उनके घरों पर बुलडोजर चलाए जाते हैं। अंग्रेजों ने जेल बनाए ताकि भारत की प्रजा जो अंग्रेजों के विरोध में लड़ रही थी उसको अंदर रखे जाए ताकि बगावत ना हो। आज भी भारत के जेलों के अंदर 80% से ज्यादा कैदी अंडर ट्रायल है, कोई अपराध नहीं, अपने ही जमानत पर छूट सकते हैं, ऐसे भी लोग हैं सालों से जेलों के अंदर है। आजाद ब्राह्मणों ने जो प्रचार किया, साथियों उस प्रचार को उनको समझने की जरूरत है। हकीकत यह है कि इस देश को 15 अगस्त 1947 को आजादी मिली, मतलब क्या मिला, कौन आजाद हुए, 15 अगस्त के समय में आपकी क्या स्थिति थी और आज क्या है? क्या इस देश के शेड्यूल कास्ट को आजादी मिली? क्या इस देश के आदिवासियों को आजादी मिली? क्या इस देश की पिछड़ी जातियों के लोगों को आजादी मिली? किसानों को आजादी मिली? एक एक आंकड़े उठाकर देख लो, सवाल खड़ा करने की जरूरत नहीं है, तथ्य आपके सामने आ जाएंगे। बीजेपी के द्वारा ही जो आंकड़े कैबिनेट में रखे गए, मोदी सरकार के द्वारा ही जो आंकड़े पार्लियामेंट में रखे गए, उन आंकड़ों को भी आधार बनाया जाए तो भी पता चलेगा कि आजादी का नशा हमारे लोगों को कितना जहर के रूप में फैल चुका है। किसानों से शुरू करते हैं। 2015-16 का जो आर्थिक सर्वे सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा किया गया, आर्थिक सर्वे के आंकड़े ये कहते हैं कि भारत के किसानों की सालाना आय 20,000 रुपए है। सालाना आय, एक किसान परिवार की सालाना आय केवल मात्र 20,000 रुपए है, यानी एक महीने का 1,700 रुपए, यानी दिन के हिसाब से करो 55 रुपए। एक किसान जो इस देश को चलाता है, उस किसान का सरकारी आंकड़ा ये कहता है कि उसकी सालाना आय जो है केवल मात्र 20,000 रुपए है, यानी महीने का 1,700 रुपए। मोदी जी लाल किले से भाषण करते हुए कहते थक नहीं रहे थे
किसानों की आय दुगना होगी, किसानों को न्याय मिलेगा। 13 महीने किसानों ने लड़ाई लड़ी, 700 से ज्यादा किसान शहीद हुए। क्या हुआ किसानों के साथ? देश के पहले बजट में, देश के जीडीपी में, पहले जीडीपी में 55% हिस्सा किसानों का था। इतना ज्यादा किसान देश को देता था, आज कितना? केवल मात्र पिछले 3-4 सालों के आंकड़े उठाकर देख लीजिए, हर साल किसानों को 3 लाख करोड़ का घाटा हो रहा, जो उनका वाजिब अधिकार है। किसानों की जायज मांग है कि हमें यह एमएसपी दिया जाए। सरकार बार बार पलटी मारकर कहती है कि सारी बातें हम किसानों को देंगे मगर एमएसपी नहीं देंगे। गांधी जी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में यही तो बात अछूतों को कह रहे थे कि अछूतों के चरणों में मैं स्वर्ग रखने के लिए तैयार हूं, मैं अछूतों के चरणों में स्वर्ग रखने के लिए तैयार हूं, मगर उनको अधिकार देने के लिए मैं तैयार नहीं। आपको आजादी चाहिए, ले लो, मगर संवैधानिक गारंटी नहीं मिलेगी। मोदी जी किसानों की सेवा करने के लिए तैयार है। यही कुंभ के मेले में सफाई मजदूरों के पाल तक उन्होंने धोए। नोटंकी में ड्रामाबाजी करने में वो बहुत ज्यादा आगे है। वो उन्होंने किया, किसानों की आय दोगुनी करेंगे। हुआ क्या? 1700 रुपए मासिक आय पर किसान आकर के आज देश में किसानों की खुदकुशियों की खबरें आना, अखबारों में छापना बंद कर दिया। लाखों की तादाद में आत्महत्या किसानों की हुई। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, बैकवर्ड, माइनॉरिटी, सरकार ये कहती है कि आपके डेवलपमेंट के लिए बजट नहीं है, बजट नहीं है, बजट नहीं है। साथियों, ये जब मुल्क आजाद हुआ तो आजाद भारत का पहला बजट मोटा मोटी 200 करोड़ रुपए का था। 197 करोड़ का बजट था। 1 फरवरी 2022 को निर्मला सीतारमण के द्वारा जो बजट रखा गया 40 लाख करोड़ का बजट था। मोटा मोटी 40 लाख करोड़ का बजट था। यानी आजादी के समय के बजट से 20,000 गुना ज्यादा बजट मोदी सरकार के पास था। है कोई विकास के लिए आपके पास प्लान? नहीं। अभी सुप्रीम कोर्ट को चिंता पड़ी है, कौन सी? कि चुनाव में जो रेवड़ियां बांटने की जो बातें होती है, वो चुनाव में जो रेवड़ियां बांटने का जो कल्चर खड़ा कर दिया, ये घोषणा होगी, वो घोषणा होगी, उसके ऊपर पाबंदी लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट चिंता कर रहा है। चुनाव आयोग और सारी पार्टियों को उसके लिए कहा गया। निशाना केवल चुनाव में जो घोषणाएं होती है उसको लेकर नहीं है। असली निशाना भारत सरकार के बजट में जो सब्सिडी आपके नाम पर दी जाती है, उस सब्सिडी को बोझ बनाकर लोगों के सामने रखा जाता है। क्या मोदी जी ने आपको इस बात की जानकारी दी? इस साल के बजट में फूड सब्सिडी का बजट 80,000 करोड़ कम कर दिया गया। 80,000 करोड़ से बजट कम कर दिया गया। मनरेगा का बजट कम हो गया। आपको जो फर्टिलाइजर की सब्सिडी दी जाती थी वो कम कर दी गई। कुल बजट में केवल 8% हिस्सा सब्सिडी के लिए दिया जाता था। उसमें भी जो अनाज के लिए जो सब्सिडी दी जाती थी उसके 80,000 करोड़ घाटे कम कर दिया गया, काटे गए। और प्रचार ये किया जा रहा है कि हमने महामारी के दौरान 80 करोड़ लोगों को राशन दिया। सरकार ये नहीं कहती उसी महामारी के दौरान 96,000 करोड़ का अनाज गोदामों में सड़ा गया। जितने की सब्सिडी सरकार ने फूड सब्सिडी कम कर दी, उससे ज्यादा का अनाज भारत सरकार के गोदामों में सालाना सड़ जाता है। 96,000 करोड़ का अनाज सड़ गया और 80,000 करोड़ जो आपकी फूड सब्सिडी के लिए वो भी आपको चावल और धान दिया जाता था, गेहूं दिया जाता था, उसके ऊपर भी पाबंदी लगा दी।
अब सरकार ने उसमें जोड़ दिया कि 20 रुपए का झंडा लिए बगैर आपको रेशनिंग का अनाज नहीं मिलेगा। जानते बीपीएल में जो अनाज मिलता है उसका कीमत कितना है? बीपीएल में जो गेहूं मिलता है, चावल मिलता है, उसका कितना रेट होता है? क्या रेट है उसको? 2 रुपए। कितना मिलता है? 5 किलो गेहूं 5 किलो मिलता। अब 5 किलो गेहूं मिल गया 2 रुपए का, उसको खर्चा आता है 10 रुपए और झंडा लेना पड़ेगा 20 रुपए का। चलो बड़ा अजब मामला है। 5 किलो गेहूं लेना है 2 रुपए किलो के हिसाब से, उसके लिए 10 रुपए लगेगा और 20 रुपए का झंडा लेना पड़ेगा, उसमें भी बायोमेट्रिक लगाना पड़ेगा। चोरी नहीं होनी चाहिए। कोयला देवी और संतोषी का नाम आपने सुना होगा। संतोषी भाग करते करते कहते कहते मर गई। सरकार कहती है कि उसमें ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। जो सरकार ये कहती है कि आपके विकास के लिए बजट नहीं है, रेवड़ियां बांटी दी जाएगी, इंफ्रास्ट्रक्चर पर पैसा खर्च होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर आपका वेलफेयर का, कल्याण का पैसा, जो आपके अधिकारों का पैसा है, सरकार उसको रेवड़ी कल्चर के तौर पर कहती है। न्यायपालिका का काम है इस देश के नागरिकों के साथ जो बात संविधान ने कही है कि उसकी प्रतिष्ठा, उसका सम्मान बरकरार रहे, ऐसी व्यवस्था निर्माण करे। कोई काम उसके लिए हुआ है? नहीं किया गया। 75 साल में नहीं किया गया। सरकार झूठा प्रोपेगेंडा करती रही कि आदिवासियों का कल्याण हो गया, आदिवासियों का न्याय हो गया, अपने आदिवासियों का देश को राष्ट्रपति बना दिया। बिल्कुल सही है। आदिवासी परिवार से एक महिला महामहिम राष्ट्रपति आपने बना दिया। शेड्यूल कास्ट में से एक आदमी को महामहिम राष्ट्रपति बना दिया। पिछड़े जाति के एक आदमी को आपने देश का मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बना दिया। हुआ क्या उससे? कौन सा फर्क पड़ा? उनके सामाजिक और आर्थिक जीवन में कोई बदलाव हुआ? बाबा साहब अम्बेडकर इस बात को कहते, संविधान सभा में भी उस बात का जिक्र हुआ, डॉक्टर राजे जी ने भी उस बात को आपके सामने दोहराया। ये जो विसंगतियां हमारे जीवन में है, एक तरफ हम राजनीतिक बराबरी की बात कहते हैं, मगर सामाजिक और आर्थिक गैर बराबरी को हम बरकरार रखकर अगर राजनीतिक समानता को लागू करने की कोशिश करेंगे, ये होने वाला नहीं है। यही हुआ। 75 साल की दास्तां है साथियों। बहुत पीछे जाने की जरूरत नहीं है। केवल आप महामारी के दौरान जो आपके साथ शासित जाति के लोगों ने जो व्यवहार किया, उसको भी अगर आप देख ले तो आपको समझ में आएगा कि हकीकत क्या है। 12 करोड़ से ज्यादा के लोग जॉबलेस हो गए। 12 करोड़ लोगों की नौकरियां गई। गरीबी रेखा के नीचे, तो सबसे नीचे वाली जो लाइन है गरीबी रेखा बिलो पोर्टलाई, उसके नीचे नए से 20 करोड़ से ज्यादा लोग उसमें धकेले गए। जब आप सड़कों पर चल रहे थे, हजारों किलोमीटर पैदल आपको सड़कों पर चलने के लिए मजबूर किया गया था। उसी दौरान जब आपके पास ना दवाई थी ना अनाज था, ये जो भारत पार्टीशन के समय में भी जितना माइग्रेशन नहीं हुआ, उससे कई गुना ज्यादा मोबिलाइजेशन, माइग्रेशन लॉकडाउन के दौरान आपने देखा। जब आपके पास अनाज नहीं था, जब आपके पास दवाइयां नहीं थी, उसी साल 2 साल में अंबानी और अदानी दुनिया के अमीरों के लिस्ट में पहुंचे। साथियों, उसी समय में जब फैक्ट्रियों बंद थी, काम नहीं था, घरों में आप थे, उसी समय में भारत के उद्योगपतियों ने 30 लाख करोड़ साल भर में कमाए। साल 1.5 साल में 30 लाख करोड़ उन्होंने कमाए। अंबानी अदानी दुनिया के अरबपतियों में शामिल हो गए। आज अदानी दुनिया के चौथे पायदान पर है, चौथे नंबर पर है अमीरों की सूची में। अंबानी ने
साल का अगर 2000 भी वो कमाता है, तो अंबानी ने, अदानी ने जितना कमाया, अगर अदानी ने एक दिन में 1000 करोड़ कमाया और कोई हमारा ग्रेजुएट इंजीनियर है वो साल का 2000 कमाता है, तो उसको 10 लाख कमाने के लिए 5 साल लगेंगे। 1 करोड़ कमाने के लिए 50 साल, 10 करोड़ कमाने के लिए 500 साल, 100 करोड़ कमाने के लिए 5000 साल और 1000 करोड़ कमाने के लिए 50,000 साल काम करना पड़ेगा। तब वो अदानी जितना एक दिन में कमाता है उतना कमाने लायक हो जाए। कहा हो आप उस रेस में, कहा आपको पीछे खदेड़ा गया है, उसकी जानकारी तक नहीं है। और प्रचार किया जा रहा है कि देश में हालात आजादी के बने हुए। चलो बहुत दूर की जानकारी देने की जरूरत नहीं है। लोग कहते हैं कि मोदी राज में महंगाई बढ़ी, महंगाई बढ़ी। इतनी सस्ताई मोदी के राज में कहीं नहीं थी जितनी यहां हुई है। साथियों, उत्तर प्रदेश में मैनपुरी में भारत नागर और उसकी बीवी ममता नागर डिफॉल्टर थे, कर्जदार थे। नट कम्युनिटी के ये 2 लोग, भारत नागर, उसकी बीवी ममता नागर, 5 बच्चे, पूरा परिवार 7 लोगों का। ये 7 लोगों के परिवार पर नट बिरादरी से आने वाला ये परिवार कर्जे में था और उसके ऊपर कर्जा भी कितना था? 15 रुपए का कर्जा था। गांव का एक दूसरा नाम का किराने की दुकान चलाने वाला आदमी, फॉर्चून की दुकान चलाने वाला पंडित, केवल 15 रुपए का कर्जा था और उसका 15 रुपया लौटाया नहीं। इस वजह से उस मिश्रा ने भारत नागर और उसकी बीवी ममता नागर की हत्या कर दी, केवल 15 रुपए के लिए। इसी उत्तर प्रदेश में मैनपुरी की घटना है। केवल 15 रुपए के लिए 2 हत्याएं हुई, 5 बच्चे अनाथ हो गए, 7 जाने गई और कर्जा कितना था? 15 रुपए का। 1 जान की कीमत कितनी हुई? अगर केवल जिनकी हत्या हुई उसको जोड़ो, 7.5 रुपए। केवल 15 रुपए का बकाया था, वो लौटाया नहीं। इस वजह से झगड़ा हुआ, गला रेत कर हत्या कर दी गई। इतनी वसूली भारत में जोर से होती है। और उसी सरकारी बैंकों के आंकड़े उठाकर देखे तो इस साल भारत सरकार की बैंकों ने 2 लाख करोड़ का कर्जा उद्योगपतियों का माफ कर दिया। जो बैंकों से लिया हुआ कर्जा था माफ कर दिया। बीजेपी की मोदी गवर्नमेंट में पिछले 7 सालों में 11.25 लाख करोड़ का बैंकों का कर्जा जो खाते में था, सरकार चाहे वो वसूल सकती थी, नहीं वसूला, माफ कर दिया। 11.25 लाख करोड़ का, डेली 100 करोड़ का बैंक का घोटाला हो रहा है, डेली 100 करोड़। जब से मोदी जी ने 2014 से सरकार शुरू की है, आरबीआई की रिपोर्ट कहती है साथियों कि डेली 100 करोड़ का बैंक फ्रॉड हो रहा है, डेली, पिछले 8 सालों से डेली का 100 करोड़। और इधर आपको अपनी जान की कीमत चुकानी पड़ रही है। कहाँ है अदानी? उत्तर प्रदेश का आंकड़ा उठाकर देख लो, देश के आंकड़े उठाकर देख लो। 13,000 के करीब एट्रोसिटी इस साल उत्तर प्रदेश में हुई, पिछले साल उत्तर प्रदेश में हुई है। 13,000 से ज्यादा एट्रोसिटी की केसेस बने। जितने एनकाउंटर उत्तर प्रदेश में हुए पुलिस के द्वारा, लगभग 1/3 से ज्यादा एनकाउंटर मुसलमानों के विरोध में हुए हैं। और जिनकी हत्याएं हुई एनकाउंटर में 37% से ज्यादा मुस्लिम है। कहाँ है देश के कानून का राज? कहाँ है आदिवासियों का वेलफेयर? कहाँ है शेड्यूल कास्ट का? कहाँ है बैकवर्ड का डेवलपमेंट? हिंदू राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र का प्रचार किया जा रहा। यही प्रयागराज से नया भारत का संविधान बनाने की बात, हिंदू राष्ट्र के संविधान बनाने की बात कही जा रही थी, यहां से बनाया जाएगा। SC ST BC के लोगों को सोचने की जरूरत है। अरे आजाद भारत के संविधान लागू होने के बाद उनको अधिकार नहीं है हिंदू के राष्ट्र के नाम पर उनके साथ क्या हो?
है उनके कोई आंकड़े उनके पास? बैकवर्ड क्लासेस की हालत तो इतनी बुरी है साथियों की सरकार गिनने के लिए राजी नहीं है। सरकार ने हिजड़ों को गिना, ना केवल हिजड़ों को गिना, हिजड़ों के वेलफेयर के लिए बजट भी रखा। उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने उत्तर प्रदेश के अंदर के हिजड़ों का वेलफेयर करने के लिए कमेटियां बनाई है। हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर उसके लिए बजट प्रोविजन किया हुआ है, और बैकवर्ड क्लासेस की गिनती करने के लिए वो राजी नहीं है। अब जिसकी गिनती नहीं है उसके अधिकार तो दूर की बात। सरकार ने संसद में आंकड़े दिए। एक कांग्रेस के सांसद ने सवाल पूछा कि भारत में कितने आवारा कुत्ते हैं। सरकार ने आंकड़े दिए पार्लियामेंट में, लगभग 1.5 करोड़ आवारा कुत्ते हैं। तो सरकार के पास आवारा कुत्तों की भी जानकारी है, मगर बैकवर्ड क्लासेस के जो लोग हैं, जाट कितने, कोली कितने, यादव कितने, पटेल कितने, उनकी कोई जानकारी नहीं है। अब जिसकी गिनती नहीं उसके अधिकार का मामला खत्म हो गया। सेंट्रल यूनिवर्सिटी का आंकड़ा पूछा, प्रोफेसर कितने हैं, वाइस चांसलर कितने हैं। अभी हमारा मंच बहुत सम्मानित है कि इस मंच पर हमारे लखनऊ विश्वविद्यालय के कुलपति बैठे हैं। सरकार को पूछा गया कि 41 सेंट्रल यूनिवर्सिटी में कितने SC ST OBC के कुलपति हैं, उसके आंकड़े दो। संविधान का पहला शब्द है वी द पीपल ऑफ इंडिया। कहाँ है भारत के लोग? कार्यपालिका में कितने हैं, न्यायपालिका में कितने हैं, यूनिवर्सिटी में कितने हैं, प्रोफेसर कितने हैं, एसोसिएट कितने हैं, असिस्टेंट कितने? जरा आंकड़े तो दो। कहाँ है वी द पीपल ऑफ इंडिया? गायब है। वी द पीपल ऑफ इंडिया एडमिनिस्ट्रेशन से गायब, सेंट्रल यूनिवर्सिटी से गायब, सेक्रेटरीट से गायब, बजट से भी गायब। फिर हमारी भर्ती कहाँ है? कावड़ नंबर 1, कावड़िया के नंबर पर हमारा नाम है। अग्निवीर के लिए हमारी भर्ती है। हिंदू राष्ट्र के नाम पर हमको अग्निवीर की स्कीमों पर की जा रही है। क्या है SC ST OBC के साथ? बैकवर्ड क्लासेस के लोगों को उन्होंने कहा कि इन्हें हनुमान चालीसा कहेंगे, हनुमान चालीसा कहेंगे, घर घर जाकर हनुमान चालीसा का प्रचार करेंगे। अब बैकवर्ड क्लासेस के लोगों को हनुमान चालीसा पता होनी चाहिए या संविधान का 340 पता होना चाहिए? हनुमान चालीसा से भी ज्यादा ताकतवर संविधान की 340 का आर्टिकल है। अगर वो बैकवर्ड क्लासेस के लोगों को पता आ जाए, उसके आधार पर वो शासक बन सकते। नहीं बताया, जानकारी तक नहीं दी। आज SC ST OBC के लोगों को हिंदू राष्ट्र के नाम पर मुस्लिमों के विरोध में खड़ा करने का काम बरामद कर रहा है। कभी कोरोना जिहाद, कभी लव जिहाद, कभी रोटी जिहाद, तो कभी चूड़ी जिहाद। कभी हिजाब का मामला हो तो कभी हलाल का मामला हो, कभी मस्जिदों पर लगे हुए लाउडस्पीकर का मामला हो, या कभी हनुमान चालीसा का मामला हो। लगातार ब्राह्मण इसका प्रचार हमारे लोगों के अंदर करता है। और SC ST OBC के अंदर जो सामाजिक आंदोलन जो चल रहा है, वो कहीं अपने अधिकारों के विरोध में जो साजिशें ब्राह्मणों के द्वारा की जा रही है, उन अधिकारों के विरोध में जो षड्यंत्र किए जा रहे हैं, उसके विरोध में कोई मोर्चा ना खोले, कोई लड़ाई ना खोले। इसलिए ब्राह्मण लगातार SC ST OBC के घरों में जाकर प्रचार करता है और लगातार प्रोपेगेंडा करके उनको कभी मुस्लिमों के विरोध में, कभी ईसाइयों के विरोध में लड़वाने का काम करता है। इस उत्तर प्रदेश में 0.18% भी ईसाई नहीं है, 0.18% भी। मगर फिर भी उत्तर प्रदेश में ईसाइयों के चर्चेस पर हमले होते हैं। फिर भी उत्तर प्रदेश में चलती हुई ट्रेन से ननों को उतारा जाता है, उनके ऊपर जबरन धर्मांतरण का आरोप लगाया जाता है। भेड़ियों की झुंड उन लड़कियों के ऊपर टूट पड़ती है।
केवल 0.18% क्रिश्चियन है उत्तर प्रदेश में। उसके बावजूद भी ईसाइयों के साथ ये हो रहा, आदिवासियों के साथ यही हो रहा। ये मामूली चीज का मामला, धार्मिक ध्रुवीकरण का मामला, धार्मिक ध्रुवीकरण के नाम पर धार्मिक द्वेष फैलाने का काम प्लान बनाकर बराबर कर रहा है। ये जो देश के अंदर ये जो सांप्रदायिकता बनी है, ये जो धार्मिक उन्माद पैदा हुआ है, ये धार्मिक उन्माद अपने आप नहीं बना है, ये धार्मिक उन्माद ब्राह्मणों के द्वारा बनाया गया है। क्यों? क्योंकि शासक जातीय आज संकट में है, कार्यपालिका पर उनका नियंत्रण है, न्यायपालिका उनके बचाव में हर तरीके से आ रही है। अगर न्यायपालिका संविधान के अधिकारों पर, संविधान के मूल्यों पर काम करे, इस देश में कोई भी शासक वर्ग मूल निवासियों के अधिकारों को रोके जा नहीं सकता। इतनी हिम्मत ब्राह्मणों में कहां से आई? तो न्यायपालिका उनके समर्थन में है, कार्यपालिका उनके समर्थन में है, मीडिया उनके समर्थन में, मिलकर वो एक दूसरे के गले में गला डालकर राज कर। मैडम ने भी कहा कि दिल्ली हाईकोर्ट की सम्माननीय जज साहिबा ये कहती है कि मनुस्मृति महिलाओं को सम्मान देती थी। अगर मनुस्मृति का राज होता तो मैडम की प्रतिभा चूल्हे के सामने गई होती, घर से बाहर निकलने की भी उनके औकात नहीं रहती। अगर इस देश में मनुस्मृति का राज होता तो कहां होता? इंदिरा गांधी शंकराचार्य को मिलने के लिए गई थी, शंकराचार्य ने कहा समय नहीं है। विधवा औरत का मुंह में देखता नहीं शंकराचार्य। मनुस्मृति महिलाओं को कितना सम्मान देती है क्या जज साहिबा को पता नहीं है? फिर भी वो कह रही है। क्या वो भारत के संविधान का अपमान नहीं है? राजद्रोह का मुकदमा होना चाहिए। ये संविधान द्रोह है। जब आप जज की शपथ ली तो आपने वहां पर कहा कि संविधान के मूल्यों का विधि द्वारा स्थापित जो राज्य है उसका पालन करना जिम्मेदारी जज कर रहे। किस आधार पर वो कर रहे? कह रहे क्योंकि पता है कि व्यवस्था उनके नियंत्रण। ये सारा अनियंत्रित नियंत्रण ब्राह्मणों के पास है, उसके बावजूद भी शासक वर्ग डरा हुआ है। इतना अनियंत्रित नियंत्रण है। सारी सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसियां ब्राह्मणों के नियंत्रण में, उसके बावजूद भी ब्राह्मण डरे हुए हैं। क्यों? शासक वर्ग डरा हुआ है। क्यों? क्योंकि वो जानता है कि वो बारूद के ढेर पर बैठकर राज कर रहा है। साथियों, ये जो दौर है ये दौर जागृति का दौर है, और ये जो दौर है ये बाबा साहब अम्बेडकर का दौर है। ये जो दौर है ये खुले अम्बेडकर की विचारधारा के आधार पर जागृत हुए समाज का दौर है। ये जागृति का युग है, और कितनी भी ताकत लगाकर इसको रोकने की कोशिश करे ये रोकने वाला नहीं है। मशाल को चाहे जितना नीचे दबाओ, मशाल को चाहे जितना नीचे दबाओ, उसकी ज्वाला ये ऊपर की तरफ ही उठने वाली है। ये ब्राह्मण भी जानता है, शासक भी जानता, वो ये भली भांति जानता है कि वो बारूद के ढेर पर बैठकर राज कर रहा है। ये कभी भी फट सकता है। उनके लिए संकट यही है कि एससी, एसटी, बीसी और माइनॉरिटी के अंदर एक जागृति पैदा हुई है। उस जागृति की वजह से उनके अंदर जो भाईचारा पैदा हुआ है, इस भाईचारे से एक बड़ी ताकत, एक बड़ी लहर पैदा हुई है। और ये जो ध्रुवीकरण, सामाजिक ध्रुवीकरण जो पैदा हुआ है, ये सामाजिक ध्रुवीकरण ब्राह्मणों के लिए संकट बना हुआ है। ये संकट उनके लिए सबसे ज्यादा सवाल खड़ा करने वाला है। ब्राह्मण ये जो सामाजिक जागृति से जो सामाजिक ध्रुवीकरण बना हुआ है, इस सामाजिक जागृति को धार्मिक जागृति में रूपांतरित करके उस
सामाजिक ध्रुवीकरण को रोकने के काम में लगा। साथियों, आजादी के 75 साल हुए। हम ये मानते हैं कि आज भारत में प्रतिक्रांति स्थापित करने में बड़ा मन लगा हुआ। ये जो वर्तमान दौर है, ये प्रतिक्रांति का दौर है। गुलामों को उस बात की जानकारी तक ब्राह्मण होने नहीं देना चाहते। साथियों, जानते हैं कि आजादी के लिए सबसे बड़ा दुश्मन क्या होता है? साथियों, आजादी का सबसे बड़ा दुश्मन कोई हुकुमशाह, कोई तानाशाह, कोई ऑटोक्रेट, कोई डिक्टेटर नहीं होता। दुनिया में आजादी का सबसे बड़ा दुश्मन होता है संतुष्ट गुलाम। संतुष्ट गुलाम से बड़ा कोई आजादी का दुश्मन नहीं हो सकता। बाबा साहब अम्बेडकर ये कहते थे कि गुलामों को गुलामी का एहसास करा दो, उस गुलामी के विरोध में विद्रोह खड़ा कर देंगे। ब्राह्मणों ने वो विद्रोह खत्म करने की भावना जो थी, विद्रोह निर्माण करने की जो भावना थी, उस भावना को रोकने के काम में लगा। ये जो पढ़ा लिखा बुद्धिजीवी है, तो समाज का नेतृत्व करने लायक वर्ग जो है, ये आंदोलन का नेतृत्व कर सकता है, इस विद्रोह का नेतृत्व कर सकता है। उस विद्रोह का नेतृत्व ये वर्ग ना करे, वो युवा, वो नौजवान, वो समाज का पढ़ा लिखा बुद्धिजीवी उस आंदोलन का नेतृत्व ना करे, इसकी व्यवस्था करने में ब्राह्मण लगे रहे। 75 साल से ब्राह्मण ये कोशिश करते रहे कि इस समाज के अंदर जो बुद्धिजीवी बाबा साहब अम्बेडकर की वजह से पैदा हुआ, उनके आंदोलन की वजह से निर्माण हुआ, वो उस गुलाम समाज का नेतृत्व ना करे। इसी वजह से 7वीं क्रांति प्रतिक्रांति में रूपांतरित हो रही है। हमने लक्ष्य निर्धारित किया कि दुश्मन प्रतिक्रांति थोपना चाहता है, हम सिर्फ सामाजिक क्रांति के लिए बना हुआ संगठन है। इस सामाजिक क्रांति के लिए लगने वाला नेतृत्व हम समाज में पैदा करेंगे। 6 लाख गांव और 6000 जाति के अंदर नेतृत्व पैदा करेंगे। इस देश के अंदर जो सामाजिक क्रांति हमारे महापुरुषों को अभिप्रेत थी, उस सामाजिक क्रांति को पुनर्स्थापित करने के लिए साथियों, इस देश के अंदर एक बहुत बड़ी लड़ाई जो हमारे महापुरुषों ने शुरू की थी, उसके मंजिल मकसद तक पहुंचाने की बारी अभी बाकी है। हमारे देश में संतुष्ट गुलाम ब्राह्मणों ने पैदा किया, वो एडजस्ट होते चल रहे। एक संघी राजा था, वो अपनी प्रजा को तरह तरह का टैक्स लगाकर लूटने का काम करता था। जो मर्जी आए वो टैक्स लगा देता था, मगर राजा था, प्रजा एडजस्ट कर लेती थी। यहाँ से पुल बनाओ, उधर से पुल बनाओ, यहाँ गड्ढा खोदो, वहां गड्ढा खोदो। फिर राजा को लगा कि प्रजा और ज्यादा एडजस्ट करके उसका टेस्ट लेती। शहर में बीचों बीच में कोई जरूरत नहीं, एक बड़ा फ्लाईओवर खड़ा कर दो। आने जाने के लोगों को दिक्कतें पैदा हुई, फिर भी लोग एडजस्ट होते रहे। समय जाता रहा, राजा को लगा कोई तो बगावत करेगा। फिर राजा ने कहा और ज्यादा उनका टेस्ट लेते हैं। तो जो लोग कर्मचारी अधिकारी है, जो हमारे लोग उस फ्लाईओवर से उस रास्ते से जाते थे, दोनों साइड पर राजा ने जूता लेकर सिपाहियों को खड़ा किया, जो भी जाएगा उसको जूता मारेंगे। 8 दिन हो गए, 15 दिन हो गया, 20 दिन हो गया, कोई प्रतिक्रिया नहीं आ रही थी। राजा को लगा कि कोई डर की वजह से बोल नहीं रहा होगा, तो उसने वहां पर एक लेटर बॉक्स रखा कि कोई कंप्लेन करना है उसमें करो। 15 दिन के बाद किसी ने हिम्मत की, राजा ने खुश हो गया कि मेरी प्रजा में कोई तो मर्द निकला। प्रजा जी ने कहा महाराज एक चिट्ठी मिली है। राजा ने कहा खोलो पढ़ लो। तो चिट्ठी पर लिखा था, महाराज आपने ये जो जूता मारने के लिए एक लोग रखा, लाइट बड़ी लंबी होती है, ऑफिस आने जाने में देरी होती है, जरा जूता मारने के लिए 4 लोग और बना दो, समय बच जाएगा। चिट्ठी में क्या लिखा था कि जूता मारने के लिए एक ही सिपाही होता है, लाइन बड़ी लगती है, समय ज्यादा जाता है, वेटिंग में रहना पड़ता है, 4-5 लोग और बढ़ा दो, जल्दी घर पहुंच जाएंगे। और कितना अन्याय अत्याचार करे और कितनी बातें करे, फिर भी अगर हम मानकर चले गए यही ठीक है, तो ये संतुष्ट गुलामों को आजादी की कोई जरूरत महसूस नहीं होगी। वो प्रतिक्रांति थोपने के काम में लगे हैं। और साथियों, अगर आपने गुलामी कबूल कर ली तो फिर उस गुलाम को दुनिया का कोई
विचार मुक्त नहीं कर सकते। हम इस देश में परिवर्तन का, क्रांति का आंदोलन चलाने के काम में लगे हैं। इस क्रांति के लिए साथियों, क्रांति की पूर्व शर्त विद्रोह। बगैर विद्रोह की दुनिया में कोई क्रांति नहीं होगी। आज सारे देश में असंतोष है, हर स्टेट में, हर जाति में असंतोष है, और यही असंतोष उनके लिए खतरा बना पड़ा हुआ है। असंतोष है मगर विद्रोह नहीं हो रहा। उस असंतोष को विद्रोह में रूपांतरित करने के लिए साथियों एक्शन की जरूरत है। ये एक्शन हम लोग अपने आंदोलन के माध्यम से करेंगे। 6 लाख गांव और 6000 जाति के अंदर साथियों संगठन और नेतृत्व निर्माण करने के काम में तो लगे। इस देश के अंदर जो आजादी का, परिवर्तन का जो कारवा रुका पड़ा हुआ है, इसको पूरा करने के लिए साथियों आजादी के लिए तैयार होना होगा। हमारी आजादी अभी भी बाकी है। इस देश के मूल निवासियों की आजादी अभी भी बाकी है। उस आजादी की लड़ाई के लिए साथियों अपने आप को तैयार करना होगा। मैं ऐसी आशा और उम्मीद करता हूं कि साथियों, उत्तर प्रदेश के साथियों ने जो आज इस आंदोलन के लिए आगे बढ़ने की तैयारी की है, वो इस आजादी के आंदोलन में बहुत बड़ा माइलस्टोन के रूप में होगा। जो परिवर्तन का आंदोलन हमने निर्धारित किया है, उस परिवर्तन के लक्ष्य को, आजादी के साथ व्यवस्था परिवर्तन के लक्ष्य को हासिल करने के लिए हम लोग कामयाब होंगे, और उसी दिशा से बात आगे बढ़ती रहेगी। इस काम को आगे बढ़ाने के लिए आप लोग साथ साथ दोगे, इसी आशा और उम्मीद के साथ साथ मैं अपनी बात का खत्म करता हूँ। आप सभी साथियों ने मुझे सुना, आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद निवासी, जय भारत।